नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 2 बच्चे शिक्षित परिवार अब होगा नेतागिरी का आधार। जी हाँ, जनसंख्या विस्फोट की बात पिछले काफी दशक से चल रही है। 1970 से जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है उस पर लगातार चिंता जाहिर की जा रही है और इस पर अब तक सैकड़ों हजार करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक जनसंख्या विस्फोट है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम बार इस पर बात की गई कि कैसे इस पर रोक लगाई जाए। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस पर एक कानून बनाने की भी बात आई, लेकिन और उस बार एक कमेटी भी बनाई गई। 11 संविधान सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट 2 साल के बाद दी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस पर कानून बनाया जा सकता है, कानून बनाने में कोई रोक नहीं है और इस पे 2 बच्चों का कानून बनाया जा सकता है, लेकिन उस रिकमेंडेशन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2019 में आरएसएस के राकेश सिन्हा एक पर्सनल बिल भी लेकर के आए थे राज्यसभा में। तब भी उन्होंने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन ये अभी तक अधर में ही लटका हुआ है। दूसरी तरफ हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी उपाध्याय ने एक PIL दायर कर रखी है। वहां भी वो कह रहे हैं कि इस पर कानून बनना चाहिए, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जनसंख्या विस्फोट की वजह से देश का काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ लोग इसको डिविडेंड भी कहते हैं, ये भी कहते हैं जितने हाथ उतने ही ज्यादा हमारी समृद्धि होगी, लेकिन हमारे साधन सीमित है, हमारे संसाधन सीमित है और हमारे पास जमीन भी सीमित है। अगर जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो देश के लिए और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक रिकॉर्ड के हिसाब से बता दें कि हमारे यहाँ प्रति साल हर साल 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और करीब 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है। इस दशा में आप कह सकते हैं कि करीब 1 करोड़ आबादी प्रति ईयर हर साल हमारे इस जनसंख्या में जुड़ जाती है और ये एक विस्फोट का रूप ले सकती है। यही कारण है कि 1970 में इस पर एक कानून बनाने की बात भी हुई थी और जन जागरण करने की बात हुई थी और तभी ये नारा दिया गया था, हम 2 हमारे 2। लेकिन इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ, जरूर जन जागरूकता आई जरूर इतनी थी कि ये हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन लगातार धीरे धीरे कम हुआ। 2011 में जो प्रजनन शक्ति है वो कम हुई है। प्रजनन शक्ति तो ठीक है, लेकिन बच्चे कम पैदा हुए हैं। प्रजनन शक्ति की अगर हम बात करें तो साउथ में और वेस्ट में 2.1 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्थ में और ईस्ट में ये 4 से ज्यादा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत का सबब है, क्योंकि 2 बच्चों की पॉलिसी लाई जा रही है और इन्हीं सब के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार अब एक कानून बनाने की बात कर रही है। पंचायत चुनाव अगले साल होने थे अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, लेकिन कुछ चीजों के चलते, ये कोरोना के चलते उसे पोस्टपोन करने की संभावना है, जो अगले साल फरवरी में चुनाव होगा और तब तक पंचायती राज एक्ट में इसका संशोधन करके 2 बच्चों की पॉलिसी लाने का विचार है। यानी कि जिसके 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ पाएगा और इतना ही नहीं, 8वीं तक जो पास होगा उसको ही चुनाव लड़ने की इजाजत मिलेगी। और यही है हमारा आज खास का मुद्दा कि 2 बच्चे शिक्षित परिवार और यही होगा नेतागिरी का आधार। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका तारुफ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। पंचायत चुनाव 2020 में बड़ी सुगबुगाहट। 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। 2 बच्चे शिक्षित परिवार अब होगा नेतागिरी का आधार। यूपी की योगी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है।
आगामी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने की तैयारी है। यूपी सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता तय कर सकती है। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चों वाले दावेदारों को भी पंचायत चुनाव में झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी सरकार 2 से अधिक बच्चे वाले महिला पुरुष उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। यूपी में ग्राम प्रधान समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है। वहीं कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में चुनाव कराने की संभावना नहीं के बराबर है। सूत्रों की माने तो यूपी में योगी सरकार पंचायत चुनाव को अगले साल जून में कराने की तैयारी कर रही है। इस दौरान प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव को लेकर यूपी सरकार उम्मीदवारों के लिए बड़ा बदलाव कर सकती है। सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश सरकार पंचायती राज अधिनियम में एक संशोधन भी ला सकती है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में पहले से लागू है यह मॉडल। जानकारी के मुताबिक सरकार पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय कर सकती है। ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता हो सकती है। हालांकि सरकार को इस प्रस्ताव के चलते कड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष ने इसे मनमाने और अन्यायपूर्ण बताया है। बता दें कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्य पहले ही इस मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। बहरहाल योगी सरकार के इस फंडे को विपक्षी दल सिर्फ सियासी स्टंट और अपने फायदे का फंडा बता रहा है और लगातार विरोध करने में लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का फैसला आखिर क्या होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, 2 बच्चे और शिक्षित परिवार, यही होगा नेतागिरी का आधार। और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे उसमें इसको लागू करने की बात की जा रही है। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ गोरखनाथ बाबा जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका गोरखनाथ बाबा जी। उबैदुल्ला नासिर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। सलीम साहब जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और शशांक यादव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबके साथ हमारे साथ हमारे चैनल हेड आशीष चित्रांती भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे बाबा गोरखनाथ बाबा जी का। बाबा गोरखनाथ जी, 2 बच्चे और 8वीं पास होना चाहिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, क्या फायदा होगा इससे? जनसंख्या नियंत्रण का तो फायदा होगा, लेकिन सवाल यह है कि इसको आगे से लागू करना चाहिए था ना कि इसी चुनाव से। गोरखनाथ बाबा जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, अभी तक आवाज मिल रही है। उबैदुल्ला नासिर का रुख करेंगे। उबैदुल्ला नासिर साहब, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, क्यों विरोध कर रहा है? दिक्कत क्या है? देखिए, अभी तक तो कानून का स्वरूप ही वाजे नहीं है जी। जब सामने लाएंगे तब इस पर ज्यादा डिटेल में बात की जा सकती है। दूसरी बात ये कि ये जो कानून बनाने जा रहे हैं इसमें इनका टारगेट जो है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो वर्ग है जी। लेकिन फैक्ट ये है कि इससे सबसे ज्यादा मुतासिर अगर होगा, प्रभावित अगर कोई वर्ग होगा तो हमारा दलित और ओबीसी वर्ग होगा। जो त्रिस्तरीय बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 74वें अमेंडमेंट में, उसमें पर्पज यही था कि समाज के इन तबकों को, जो कमजोर तबके हैं,
इनको भी समाज में बराबरी का और अधिकार मिले और हमारे भी डेमोक्रेटिक सेटअप में ये लोग शामिल हों, उसको रोकने की ये कोशिश की जा रही है। दो बच्चों का कानून बनाना एक अलग बात है और इस कानून को इस तरीके से लागू करना एक अलग बात है। दो बच्चों का अगर ये कानून बना रहे हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। बेशक जनसंख्या का जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन है ये बहुत खतरनाक है और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। हम तो इसकी मुखालफत क्या करेंगे, हम तो इसके सबसे पहले हम लेके आए थे और आज ये जो बड़े चैंपियन बन रहे हैं। आपको याद होगा कि इमरजेंसी के पीरियड में जब फैमिली प्लानिंग का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने क्या क्या नारे दिए थे, क्या क्या बातें कही थी। अभी भी आपको याद होगा कि सरसंचालक साहब जो है उन्होंने भी मशवरा दिया था कि हर हिंदू जो है वो 8-10 बच्चे पैदा करे। इनके बहुत से तो ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसा पब्लिक होती है वैसा भाषण दे देते हैं। इन लोगों की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा कहना यही है कि पहले कानून लाएं, वाजे हो। और एक चीज और 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए आपका समय समाप्त हो, दोबारा से आपके पास जाएंगे। आशीष जी का रुक, आशीष जी क्या कहेंगे आप? देखिए, उबैदुल्ला साहब ने कहा ये बात सही कि कांग्रेस नहीं हम दो हमारे दो की बात की, लेकिन उसके साथ इन्होंने जिस तरीके से अभी संघ और भाजपा को घेरने के लिए इन्होंने इमरजेंसी के दौरान जिस तरीके से जो कृत्य हुए उसको कृत्य ही कहेंगे, उनको जायज ठहराने का काम किया है। क्या आप ये उबैदुल्ला साहब ये आप बताइए कि जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण इमरजेंसी के दौरान उस कार्रवाई की गई, क्या उसको जायज मानते हैं? हमने भाई जायज की बात ही नहीं, हमने कहा कि हमारी कोशिश थी। साहब पहले सारे लोगों के वर्जन आ जाएंगे, उसके बाद पहली बात तो आपको इस उदाहरण में इमरजेंसी में जो किया गया उसको जायज नहीं ठहराना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने जो है जनसंख्या नियंत्रण के का कानून हम दो हमारे दो सिर्फ नारे तक सीमित रखा। उस नारे को आपने अमली जामा पहनाने का कार्य नहीं किया। वो सिर्फ जुमला रहा, नारा रहा, जिसे आज जुमला आजकल बहुत फेमस हो रहा है। तो जुमले और नारे तक हम दो हमारे दो रहा। हम दो हमारे दो शुरू किए थे, अब तक तो हम दो हमारा एक पे आ जाना चाहिए था। 1970 में वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना लाया और 1979 आते आते उसे 9 साल में लगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड पॉलिसी से हमें वन चाइल्ड पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। तो 70 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया चीन और 1979 में आकर के वन चाइल्ड पॉलिसी। आप तो पिछले 60 साल से 1970 में आप नारा दिए, 76 में ये बात हुई, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात शुरू हो गई और 2020 आज तक सिर्फ नारे और जुमले पे हैं आप। तो इसलिए आप विरोध करने का आपके पास नैतिक हक नहीं है। पहली बात, नैतिक हक नहीं है। दूसरी बात, आप कानून, आपके कई राज्य ऐसे हैं, आप कह रहे हो कि पिछड़ों को जो है इससे वंचित किया जाएगा। राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में कानून लागू है, राजस्थान में कानून लागू है। इसमें केवल एक आप जोड़ सकते हैं एडिशनल कि वहां पे तीसरा बच्चा हो सकता है, सिर्फ वो दिव्यांग, अगर दिव्यांग बालक है, बच्चा है, तो उसको चुनाव लड़ने की परमिशन है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, प्रदीप जी, इनकी महाराष्ट्र में भी सरकार है 3 दलों के साथ। आप महाराष्ट्र में तो वहां पे यहां तक है कि 2 बच्चे नौकरी पर भी 2 बच्चे का कानून है। और यहां तक कि 2 बच्चे से ज्यादा पर किसी महिला को जो सरकारी राशन की सुविधा है वो भी रोकने का प्रावधान है कि सरकारी राशन की सुविधा, उसको मुफ्त राशन की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो आपको यहां पर ऐसा हक नहीं है। आखिर वहां पर पिछड़े और वंचित क्या महाराष्ट्र और राजस्थान में नहीं है? सिर्फ उत्तर प्रदेश में पिछड़े और वंचित हैं। ठीक है, ठीक है। लगता है हमारे साथ में बाकी लोग भी जुड़ चुके हैं। बाबा गोरखनाथ जी, गोरखनाथ बाबा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मिल रही हो तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो थोड़ा समय दिया जाता है जिससे कि लोग उसको अडॉप्ट कर सकें। अभी कानून बनाएंगे, अभी उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे? इस कानून की आवश्यकता 90 के दशक में हो जानी चाहिए थी। अब किन कारण से नहीं हुआ हम नहीं बता सकते, पर इस कानून की आवश्यकता है। समाज अब एक अच्छी दिशा में जाए, देश एक अच्छी दिशा में जाए, इस कानून को पूरे देश में लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो पहल हो रही है बहुत अच्छी बात है। नहीं, पूरे देश में लागू होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है तो आपको तो वहां पर कह देना चाहिए ना, आएंगे दोबारा से। बाकी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शशांक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि जो कानून किस रूप में ये लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी एक पत्र है बलियान साहब का, तो मुझे लग रहा है कि बहस हम लोग की प्रीमेच्योर है। कानून ये किस तरह का बिल लेके आते हैं, गुजरात पैटर्न पे लाते हैं, महाराष्ट्र पैटर्न पे लाते हैं, क्या लाते हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई विचार आया है तो उसको आने दीजिए।
क्योंकि मतदान करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा इसके लिए क्वालिफिकेशन तय की जा सकती है लीगली। जैसे कि आप 35 साल की एज या 25 साल की एज आप रखते हो, या आपको इसमें अगर आप लिमिटेशंस को रख सकते हैं लीगली, इसमें कोई बाउंडेशन मेरी समझ में नहीं आती है। क्योंकि जिस तरह से डिमांड चल रही है 1951 से हमारे देश में फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चल रहा है, और लोग अब महसूस भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंटेनमेंट होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जब तक एक्ट ना आ जाए तब तक इसके डिटेल्स में बहस नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंतजार करेंगे कि जब पूरी डिटेल आ जाए तो एक बार फिर इस पर बहस करेंगे और आपके पास फिर से आएंगे। सलील साहब करूँ करेंगे। सलील साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। एक तो आप इधर कैमरे की तरफ देखिए सलील साहब, थोड़ा साइड से घूम के बैठिए जी। मौजूदा कानून प्रदेश में ला रही है सरकार, उस कानून को लाने से पहले सरकार को ये तय करना चाहिए था कि हम पॉपुलेशन एक्ट बनाएं, और जिस तारीख से एक्ट लागू हो उसके बाद पर यह चीज नाफिज हो तो ज्यादा बेहतर है। आप अचानक एक चीज ले आए और आपने कह दिया कि प्रधानी का चुनाव कक्षा 8 का पास जो है और 2 बच्चों वाला ही लड़ सकता है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि विधायकी में कितने क्वालिफाइड लोग आएंगे और सांसद में कितने क्वालिफाइड लोग जा रहे हैं। लिहाजा प्रधानी और नगर निगम में जो अगर आप कानून ला रहे हो तो इसको देश के पूरे देश के अंदर कानून लाने की जरूरत थी। आपने खाली एक पार्ट को लिया कि जो लोग विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं वो चाहे किसी तरह की शिक्षा न ग्रहण किए हुए हो, पार्लियामेंट में जहां देश का कानून बन रहा है चाहे कितना ही अज्ञानी और जाहिल आदमी पहुंच जाए। तो ये कहाँ का मतलब एक है, पहले आप देश के अंदर इस पर चर्चा कराते और चर्चा कराने के बाद फिर आप कोई कानून या एक्ट बनाते तो ज्यादा बेहतर था। सलील साहब, पहले तो आपको अपडेट कर दें, ये कानून अभी बना नहीं है, अभी एक प्रपोजल मात्र है कि ऐसा हो सकता है, और हम इसके होने की संभावना पर ही चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो बीजेपी कोई प्रपोजल लाती है आरएसएस के कहने पर और उसको कितनी जल्द इम्प्लीमेंटेशन कराती है, ये भी तो हमारे सामने की बात है कि बीजेपी तो आज नोटबंदी ले लीजिए, आपके क्या कहते हैं जितने भी बाबरी मस्जिद वाले मामले में ले लीजिए, दूसरे मामले। ठीक है, समझ गया। ठीक है सलील साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इधर बात हुई नहीं, उधर कानून आया नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बहुमत की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 325 मिला दे तो 350, कोई दिक्कत, अलायंस को मिला दे तो 350, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आएंगे उबैदुल्लाह नासिर साहब। आशीष जी ने जो सवाल उठाया, बड़े मौजूद सवाल उठाया, कह रहे हैं कि आपने हम दो हमारे दो का नारा दिया, चाइना से हम पैरेलल चले थे, चाइना के साथ साथ चले थे। चाइना की आज पॉपुलेशन देख लीजिए और हमारी पॉपुलेशन देख लीजिए, लंबे समय तक आपने राज किया, क्यों नहीं आप इसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि चाइना से और हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं करना चाहिए जी। चाइना एक क्लोज सोसाइटी है और एक ऑटोक्रेटिक सोसाइटी है, हम डेमोक्रेटिक हैं। हमारे जनता के भावनाओं को, जनता के मामलात को, जनता के जज्बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात है कि जो हमारे भाई साहब ने कहा कि हमको हक नहीं है, तो भाई इमरजेंसी के पीरियड में ज़रूर नसबंदी के नाम पर कुछ ज्यादतियाँ हुई, जुल्म हुए, लेकिन उसके बाद हमने प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं किया। हमने ज़बरदस्ती के बजाय परसुएशन का रास्ता अपनाया, कितने इंसेंटिव्स रखे गए हैं, कितने उस पर काम किया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसका कुछ असर न हुआ। वो ठीक है कि एकदम से असर नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि जो पहले फैमिली नॉर्म था वो आज वो फैमिली नॉर्म नहीं है। तो ये कहना कि साहब हमें हक नहीं है, ये तो ऐसी बात है कि कभी हमने अगर कुछ वो हो गया था तो उसके बाद फिर हम अपने सारे हकूक से एकदम से दस्तबरदार हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, क्या सिर्फ इमरजेंसी के बाद से लेकर सिर्फ कांग्रेसी गवर्नमेंट रही है? नहीं, ज्यादातर रही है, लेकिन आज इनकी भी तो सरकार रही है, ये सरकार भी डायरेक्ट रहे। नहीं, अटल जी का कितना टाइम था? अब इनका मोदी जी का कितना टाइम हो गया? 6 साल उनकी सरकार, 6 साल 12 साल उन्होंने क्या क्या लिया? ठीक है, ठीक है। तो ये कहने से हम कुछ करें ना, हम बोले ही ना, हमें कोई हक नहीं पहुंचता। ये उबैदुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी
उनको पूरा हक है मुद्दे को उठाएं। मैंने कहा नैतिक बल जब आप जुमलों और नारों तक होते हो तो आपका नैतिक बल कमजोर होता है। इच्छा शक्ति, मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा का एजेंडा था, बीजेपी का एजेंडा रहा है जनसंख्या नियंत्रण। आखिरकार जनसंख्या नियंत्रण के उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट कानून ला करके इम्प्लीमेंट करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। 12 साल तक क्या करते रहे? उनका एजेंडा 370 खत्म करना था। 12 साल तक क्या कह रहा हूं कि एजेंडा 370 खत्म किया ना। किसी के मैं सरकार का पैरोकार और प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि डेमोक्रेसी में हमें सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, तो डेमोक्रेसी सिर्फ जुमलों से और सिर्फ नारों से चलती है। डेमोक्रेसी में आपको ग्राउंड पर एक्शन दिखाना पड़ता है। हम यही तो कह रहे हैं कि 12 साल क्या किया आपने, ठीक है। अभी बात हुई, अभी हमारे सलीस जी बोल रहे थे, सलीस जी की बात ठीक है कि कानून सामने आएगा तब उस पे और विस्तृत और गहन चर्चा और हो सकती है। लेकिन उनकी एक बात जायज है, सलीस जी की एक बात जायज है, और कानून बनने बिंदुओं पर विचार जरूरी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 30 मई 1994 को ये कानून पंचायती राज में लाया गया, और उन दोनों जगहों पे व्यवस्था की गई कि 30 मई 1994 से पहले जिसके भी 2 से ज्यादा भी बच्चे हैं उनको बैन नहीं, उनको प्रतिबंधित नहीं किया गया चुनाव लड़ने से। वो चुनाव लड़ने के लिए हकदार रहे। हाँ, उस तारीख के बाद से अगर तीसरा बच्चा कोई पैदा किया तो उसको चुनाव लड़ने से रोका गया। यहाँ पे सलीस की बात जायज बात। एक डेडलाइन तय करनी पड़ेगी कि यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद अगर कोई बच्चा होता है तब आपको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। मेरा ये बाबा गोरखनाथ जी का रुख करेंगे। गोरखनाथ बाबा जी, हमने यही सवाल आपसे पूछा था, कोई कानून बनता है तो उसके लिए थोड़ा समय दिया जाता है कि आइंदा जो चुनाव होगा उसमें इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी तो तमाम लोगों को आप इससे वंचित कर देंगे। इसकी शुरुआत अगर हो जाए तो मैं चाहूंगा कि आपके न्यूज की तरफ से जो मुद्दा उठाया है, अभी तो इस तरीके की बात हम लोगों को भी सुनने में आई है कि इस तरीके की कानून बनाया जा रहा है पंचायत चुनाव, बीडीसी, जिला पंचायत को लड़ने के लिए। मैं इसका पूर्ण रूप से स्वागत करूंगा कि चूंकि जब ऊपर से केंद्र सरकार नहीं, आप स्वागत करिए, इसका आपका भी स्वागत है, लेकिन सवाल यह है कि अचानक से आप कोई कानून बना देंगे, पूरी तरीके से लागू कर देंगे, कोई अधिकार, कोई संवैधानिक अधिकार है लोगों के चुनाव लड़ने के और चुनाव में खड़े होने के। अभी सरकार सारे बिंदुओं पर आकलन करके, सबसे राय मशवरा करके इस पे जल्द पंचायत ठीक। तो इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर देंगे। विपक्ष अभी विरोध नहीं कर रहा बाबा गोरखनाथ जी। गोरखनाथ बाबा जी, विपक्ष अभी खुले तौर पर विरोध नहीं कर रहा है। कांग्रेस तो कह रही कि हम आपके साथ ही खड़े हुए हैं, और ये हमारे दो का नारा हम ही ने दिया था 1970 में। तो पहला ये कानून होगा जिसमें सारे लोग समर्थन करेंगे। मैं यही दुआ करता हूं अयोध्या की तरफ से। वक्त एक ब्रेक का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उबैदुल्लाह नासिर साहब ने कहा कि इससे दबे कुचले लोगों का और एक खास वर्ग का नुकसान होगा। ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे, आखिर वो क्या डर है, कैसे उनका नुकसान होगा, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, उनसे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। श्री राम की अयोध्या नगरी आज पूर्ण रूप से राममय होने लगी है। जगह जगह सीताराम के जयकारे के गुंजन के साथ अयोध्या में उत्साह और उल्लास देखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों की छवि भी अयोध्या के आकर्षण को बढ़ा रही है। अवधपुरी को दुनिया के सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। राम जन्मभूमि के साथ साथ
माता सीता के पौराणिक कनक भवन और दशरथ महल आगंतुकों के आकर्षण का खास केंद्र बन गया है। सरयू नदी तटों के सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। काशी और प्रयागराज में होने वाले गंगा आरती के तर्ज पर अब हर शाम सरयू नदी पर भी आरती होने लगी है। अयोध्या नगरी में सड़कों को चौड़ा कर हर तरफ से हाईवे से कनेक्ट कर दिया गया है। अब अयोध्या आने के लिए लखनऊ व प्रयागराज से सीधी एक्सप्रेसवे बन चुकी है। गुप्तार घाट स्थित राजा जी मंदिर, माता सीता की रसोई, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक पौराणिक पुस्तकालय एवं रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास उद्यान पर्यटकों को इतिहास से रूबरू करा देता है। सरयू नदी के निकट दियों और रोशनी से जगमगाता राम की पैरी का कायाकल्प पूरी अयोध्या के जीर्णोद्धार की कहानी बयां कर रहा है। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. क्या आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम उबैदुल्ला नासिर साहब का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जी के पास जाएंगे। आशीष जी, कुछ चीजें आपसे समझना चाहिए। एक तो जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, मतदान देने का अधिकार, 18 साल की उम्र में मतदान कर सकते हैं, फिर चुनाव लड़ने का अधिकार, इन संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा? हालांकि ये बात ठीक है, करीब आधा दर्जन राज्यों में पंचायत चुनाव में इस जनसंख्या कानून को लागू किया जा सकता है, लेकिन हमारे कभी सलील साहब कह रहे हैं विधायक के चुनाव में भी इसको लागू करना चाहिए, केंद्र में लागू करना चाहिए। इसके लिए तो संविधान का संशोधन करना पड़ेगा ना। प्रदीप जी, बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती चुनाव में ये लाया जाता है 2 बच्चों का कानून, तो ये स्वागत योग्य है, इसका विरोध किसी को भी नहीं करना चाहिए। साथ हमने एक अभी जिस विषय पे, जिस बिंदु पे चर्चा की कि उसमें जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि आज की तारीख तक, जिस तारीख में कानून लागू होता है, उस तारीख तक उसके पहले जो भी है, जिनकी जितनी संतानें हैं, जितने औलाद हैं, उस पे, उसके आधार पर किसी को चुनाव से वंचित न किया जाए। लेकिन एक अभी उबैदुल्ला साहब ने जो बात कही कि गरीबों का, मजलूमों का हक मारा जाएगा, एक चिंता का विषय है यहाँ। उस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ कि आप शिक्षा, मैं उसकी शुरुआत बस कर देता हूँ प्रदीप जी, कि आप जो है जो शिक्षा को ले रहे हो कि आप ग्राम पंचायत के चुनाव में आरक्षित वर्ग के लिए भी 8वीं पास और नगर पंचायत में सामान्य 12वीं पास और आरक्षित और महिला के लिए 10वीं पास। ठीक, आप उस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की स्थिति, इसको नहीं नकारा जा सकता है। गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सुधारों को तो अर्बन से शुरू करना चाहिए, रूरल के बजाय। आप शहरी क्षेत्रों में पहले शिक्षा को प्राथमिकता बनाओ ना, और वैधानिक को दो मान्यता देने की कोशिश करो। आप गांव में, गांव की 58% सवाल मेरा ये है, हाँ बताइए। सवाल ये है कि जिस देश में 64% लोग एजुकेटेड हैं, तो एजुकेशन देने का काम तो सरकार का है ना, पहले लोगों को एजुकेट करें। वही प्रदीप जी, मैं वहीं पे लाना चाह रहा हूं कि 64% भी नहीं, हम ग्रामीण भारत, जहां पर ये पंचायती चुनाव ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है,
ये पंचायती चुनाव वहां पे 58% कुल साक्षरता है, 58% के करीब। और सबसे बड़ी बात, जहां पे 50% पंचायती चुनाव में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है, वहां पे महिला साक्षरता मात्र 46% है। तो आप इसका मतलब पहले ही 54% महिलाओं को आपने चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। आप जिस लोकतांत्रिक ढांचे में आधे से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दे रहे हो, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब उबैदुल्लाह नासिर साहब, मैं आपने जो एक बहुत मौजूद बात कही, मैं वो आपसे समझना चाह रहा हूँ, किस लिहाज से आप कह रहे हैं कि ये दबे कुचले आरक्षित वर्ग को और एक खास वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करने का षड्यंत्र है? अगर मैं गलत ना हूं तो लब्बो लो, अब आपका करीब यही था। सही बात है जी। और वो बात हमारे भाई साहब ने क्लियर कर दी। कैसे? जैसे कि अभी हमारे खासकर देहाती इलाके में आपने खुद बताया कि अभी हमारे साक्षरता रेट क्या है। हाँ। ये साक्षरता रेट जो दिया गया तो सबको लेके लिया गया, लेकिन इसमें SC ST और OBC को शामिल अलग से नहीं काउंट किया गया। तो अगर इसको SC ST OBC के देखें तो ये और नीचे आ जाएगा। ऐसे ही क्या अल्पसंख्यकों को का होगा। मैं एजुकेशन की जो बात कर रहा हूँ, 64% लिटरेसी की जो बात कर रहा हूँ, वो ओवरऑल मिलाकर के कर रहा हूँ। ओवरऑल मिलाकर किसी को अलग नहीं किया गया, नहीं किया गया ना। लेकिन अगर वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको आप बाइफरकेट कीजिए, अलग कीजिए, और इसमें आप SC ST OBC और माइनॉरिटीज को ले तो यह रेट और नीचे आ जाएगा। ये आपने बहुत दूसरी बात आसिफ जी बहुत मौजूद बात कर, बिल्कुल इसमें बहुत बड़ी बात है। उबैदुल्लाह साहब ने जो कहा, मैं आज इन आंकड़ों पे भी मैं जो है रिसर्च कर रहा था कि ये आंकड़े अलग से मिले। ये बहुत सामान्य समझ की बात है कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, शिक्षा का जो दर है, शिक्षित लोगों का दर है, वो आप जैसे जैसे शहरी से ग्रामीण की तरफ बढ़ोगे तो घटेगी। और जाति में, वही मैं आपके जातीय व्यवस्था में आप उच्च से नीचे की तरफ जैसे बढ़ोगे, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भी शिक्षा में वो पिछड़े हैं, शिक्षा में पिछड़े हैं, जनसंख्या में आगे हैं, जनसंख्या में रुकना चाहिए। इसमें उबैदुल्लाह साहब को जरा भी विरोध करने का हक नहीं है, लेकिन शिक्षा में पिछड़े हैं। तो उस शिक्षा के आधार पे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर न होने पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपने एक अच्छी बात कही, जनसंख्या में आगे हैं और शिक्षा में पिछड़े हैं। बाबा गोरखनाथ बाबा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या ये जो उबैदुल्लाह नासिर साहब कह रहे हैं, ये दबे कुचले पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करने का एक षड्यंत्र है? मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं, क्यों? क्योंकि शिक्षित जो दर है वो इन वर्गों में कम है। ये सोच की बात है। मैं जैसे 1984 का पैदाइश, मेरी पैदाइश हुई है, जो 80 और 84 के दौर के पैदा हुए बच्चे हैं, आज उनकी उम्र 35 साल के आसपास है। मुझे तो नहीं पता, देखिए मैं अल्पसंख्यक मोहल्ले के बीच में रहा हूं। जी जी, सबके दिमाग, सबके दिमाग में है कि हम दो, हमारे दो, कितने तो मेरे मुस्लिम यार दोस्त हैं जो जिनके एक ही बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं। क्योंकि मेरा जो गांव है पैतृक, ये इसके बगल वाला अब्बू सरा है, वहाँ भारी संख्या में मुस्लिम है, बुचनीगंज है। मेरे उस टाइम के ज्यादातर 50% फीसदी तो मेरे मुस्लिम दोस्त अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पढ़ते थे। अब ऐसी बात नहीं रह गई है, जो बहुत पुराने लोग। नहीं, क्या आप इस बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या आप इस बात से इनकार करें? हालांकि आप इनकार कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक भी उतने ही ज्यादा पढ़ गए हैं जितने कि एक सवर्ण वर्ग के लोग पढ़े हुए हैं, या दलित और पिछड़े भी उतना ही पढ़ गए हैं जितना कि सवर्ण पढ़े हुए हैं। 84 और 85 के दौर के बच्चे पैदा हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भाई मैं 84-85 के दौर की छोड़िए, गोरखनाथ बाबा जी जो 95 में पैदा हुए हैं उनकी बात कीजिए। अभी इलाहाबाद में एग्जाम हुआ था जिसमें, सुन लीजिए पूरी बात सुनिए, इलाहाबाद में एग्जाम हुआ था, उसमें पिछड़ों को, दलितों को जो मिलने चाहिए थे बच्चे, वो नहीं मिले, नॉट फाउंड सुटेबल करके वो परीक्षा रद्द कर दी गई। क्या कहेंगे आप? प्रधानी में बड़ी संख्या में हर घर, आप ही तो कह रहे हैं, अरे आप ही तो कह रहे हैं कि शिक्षा सब जगह बढ़ गई है ना। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। प्रदीप जी, गोरखनाथ जी ये बताइए कि आपके मुताबिक गांव में रहने वाला हर बच्चा
वो दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आपके मुताबिक हर बच्चा कम से कम 8वीं पास कर रहा है, नहीं तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कर रहा है। यही आपका कहना है? आप हाँ या ना में बताइए कि कम से कम 8वीं है ना आपका? प्रदीप जी, इसको पॉजिटिव में बुलाइए। आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ सलीस जी। आप किसी भी ग्राम सभा को उठा लीजिए, भारी संख्या में, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य हो, नहीं, फिर यहीं पे ये सवाल आता है कि जब 85 के बाद आप 85 पे लटके हो ना, आपका सुई कांटा 85 पे लटका है, 85 के बाद जब हर बच्चा गांव में पढ़ गया तो ये साक्षरता दर 58% गांव में ये कौन करके बैठा है? ये आंकड़े तो चैनल वाले बनाते नहीं, हम बनाते नहीं, सरकार बनाती है ना। या इन आंकड़ों में होनोलुलु के आंकड़े शामिल हो जा रहे हैं? कहाँ के आंकड़े हैं गोरखनाथ जी? बात तथ्यात्मक होनी चाहिए, हवाई बातों से नहीं काम चलेगा। किस गांव में 100% वोट पड़ता है? किस गांव में 100% वोट पड़ता है? और प्रधानी ऐसा चुनाव है, नहीं तो आपका कहना है कि मतलब अशिक्षितों को वोट देने के भी अधिकार से बाहर कर दिया जाए, यही कहना है? अगर 100% नहीं पड़ता तो अशिक्षित जो है उनको वोट भी न देने दिया जाए। इसमें वोटिंग परसेंटेज का क्या मतलब है बताइए जरा। यहाँ चीज को, हर बात को एक पैमाने पर नहीं, आपको स्वागत करना चाहिए। सरकार अगर ऐसा फैसला करती है स्वागत करना चाहिए और हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन आपको बल्कि विधायक की हैसियत से आपको इन छोटी छोटी बिंदुओं पर गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने सरकार की ड्राफ्टिंग में मदद करनी चाहिए। सही बात। ठीक है जी, चलिए साले जी। ठीक है, आप एक बार आंकड़े दुरुस्त कर लीजिएगा। गोरखनाथ बाबा जी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से आप लिटरेसी रेट जरूर देख लीजिएगा, उस पर निगाह जरूर डाल लीजिएगा। सलील साहब, क्या आपका भी यही मानना है कि अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो इससे नुकसान होगा? संख्यक के खाने में बांटना नहीं चाहता हूँ। पॉपुलेशन एक्ट पूरे देश के लिए होना चाहिए। अगर देश की अरे वो तो आप देश की बात कर रहे हैं, वो तो केंद्र सरकार लाएगी, हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, पंचायत राज चुनाव की बात कर रहे हैं। बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के संसाधनों और इसकी व्यवस्थाओं पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि वो कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर समान शिक्षा तो लागू करे। जब वो शिक्षित, अरे भाई सलील साहब, मैं ईसा की बात कर रहा हूँ, आप मूसा की बात कर रहे हैं। मैं सवाल आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जवाब आप क्या दे रहे हैं? क्या इससे कैसे, आप मुझे ये समझाइए, अगर ये कानून लागू हो, सलील साहब मुझे ये समझाने की मैं इससे समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। अगर ये कानून लागू होता है तो इससे अल्पसंख्यकों को नुकसान कैसे होगा? को कोई नुकसान होने वाला नहीं। मैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नुकसान की बात नहीं सुनना चाहता हूँ। इसमें वो लोग जो आपका कानून नाफिज होगा, उस कानून से पहले जिनके बच्चे अगर वो उस परिधि में नहीं आते हैं तो उनको चुनाव लड़ने की पूरी इजाजत होगी और वो चुनाव जीत करके आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 चीज ये कि जब आपने शिक्षा को 8वीं क्लास का आधार बनाया है ग्राम प्रधान के लिए, तो विधायकी के लिए भी कुछ डिक्लेयर कीजिए। अरे विधायकी का कानून केंद्र की सरकार बनाएगी भाई मेरे। सलील साहब, आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझा रहा हूं। सांसद का चुनाव और विधायकी के चुनाव के लिए केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ये पंचायत राज का चुनाव है, इसमें एक्ट में संशोधन करके यहाँ किया जा सकता है। आएंगे आपके पास दोबारा से। जी, प्रधानी के लिए आपने एक शगुफा छोड़ा है, आप विधायकी के लिए प्रदेश सरकार एक प्रस्ताव नहीं है। ये जो जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रही है, उसको रोकने का एक प्रावधान है। चुनाव लड़ने पे रुक जाएगी। हाँ रुकेगी, हाँ रुकेगी, असर पड़ेगा। बता रहा हूं कैसे पड़ेगा, सुनिए। अब आप सुन लीजिए, सब आपने सवाल किया तो जवाब भी सुनिए। सुनिए कैसे असर पड़ेगा। सवाल किया तो सब सवाल किया तो जवाब भी लीजिए ना। 25 से 30 लाख लोग चुनाव लड़ते हैं, और अगर ये पॉलिसी लागू की गई तो वो डर के मारे लोग कि हमको चुनाव लड़ना है, बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करेंगे। असर वहीं से शुरू होगा, नीचे से शुरू होता है असर।
बच्चे पैदा कम करने और ज्यादा करने की जहां तक के बात है, तो उस पर केंद्र सरकार से आप डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो इस पर एक्ट लाए? पॉपुलेशन आपकी सुई तो केंद्र सरकार पर अटक गई है। केंद्र सरकार कानून लाएगी तो पूरे देश में बनेगा। अभी राज्य की बात चल रही है, 6 राज्य ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। समझने की नासिर, आप दूसरी तरफ ले जा रहे भाई। रुके सली साहब, आप रुके आएंगे आपके बात में। देश की पॉपुलेशन को क्या कंट्रोल कर लेंगे? हाँ, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 6 राज्य ऑलरेडी इसके ओर कदम उठा चुके हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर यहाँ लागू होता है तो बहुत हद तक जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। आएंगे आपके पास, शशांक जी का रुख करेंगे। शशांक जी, क्या लगता है कि 25 से 30 लाख लोग चुनाव लड़ते हैं, अगर ये कानून लाया गया और खासकर ग्रामीण आबादी में जनसंख्या ज्यादा विस्फोट रूप से बढ़ती है, अर्बन आबादी में तो लोग समझ गए, पढ़े लिखे हैं, इससे असर पड़ेगा ना? लेकिन यहाँ पर हम प्रदीप जी एक चीज और बताना चाहेंगे। जो आशीष जी ने बात उठाई थी, उत्तराखंड ने यही नियम लागू किया था और उसके बाद हाईकोर्ट और वो इसीलिए की कट ऑफ डेट नहीं किया था भाई, का स्टे किया था। बीडीसी और जिला पंचायत के हुए थे, आप उसको देखिए, उसको स्टे किया था और वो इसको की कट ऑफ डेट तो रखनी ही पड़ेगी कि ये कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट की तो हम भी बात कर रहे हैं। 5 साल बाद होगा, तब तक लोग उसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक दूसरे एंगल पे भी आपसे बात करना चाहता हूँ जी, जो मुद्दा इस बहस से छूट रहा है, और वो छूट ये रहा है कि पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण हर राजनीतिक दल ने अपने अपने हिसाब से इसको डिस्कस किया है। इमरजेंसी में जब कांग्रेस को चोट लगी तो उस पर उसकी वॉइस उस पर ठंडी पड़ी। शशांक जी जी, और आरएसएस अपने प्रस्ताव में कह चुकी है एक बार कि साहब जो है आपको 3 बच्चे करने हैं, बाद में फिर कहा कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण करना है। मैं साधारण रूप से केवल इतना कह रहा हूं कि इस एक्ट को, जनसंख्या नियंत्रण को दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा। और एक अच्छी बात यह कि टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट लगातार डाउन हो रहा है और ये अब केवल 3-4 राज्यों की, जो उत्तर भारत के राज्य हैं, उनमें ज्यादा समस्या निकल के आ रही है। कुछ राज्यों में ये भी है, जैसा आशीष जी ने कहा, कि केवल अर्बन एरिया में लागू हो। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि जिस पर एक अच्छी बहस होनी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप सुन लीजिए। ठीक है शशांक जी, आपका वो अच्छा है, आइडिया आपका अच्छा है, लेकिन आपको बताना, जो आप कह रहे थे कि रोक लगा दी गई है, जो 6 राज्य हैं जहां पर लागू किया गया है, उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा, इसी तरीके के पश्चिम के, दक्षिण के भी कुछ राज्य, जैसा भी आशीष जी ने बताया, 6 राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। उत्तराखंड के प्रधानी के चुनाव में हाईकोर्ट ने स्टे किया था इसी कट ऑफ डेट लेके। उत्तराखंड में बीडीसी और जिला पंचायत के चुनाव हुए थे। उत्तराखंड में ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, इन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शशांक जी ठीक कर रहे हैं आप, इन पे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, इन पर कई आपत्तियां गई थी। कई जो जिनके 2 से ज्यादा बच्चे थे, तमाम एक साथ एक खेप ही वहां पे इकट्ठा हो गई जो है याचिकाओं की। तो हाईकोर्ट ने तत्कालिक व्यवस्था करके वहां पर रोक लगाई। वहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज और नगर पालिकाओं में ये व्यवस्था है, नगर निकाय में। ठीक है, नगर पंचायत। ठीक है, उसमें भी उसी लाइन पे था, कट ऑफ डेट को लेकर ही इससे हुआ था कि कट ऑफ डेट हमारे मुद्दे में है। हम तो इस बात का समर्थन कर रहे हैं शुरू से। शशांक जी, कट ऑफ डेट की तो हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि कट ऑफ डेट एक होनी चाहिए, इसके बाद से कानून लागू होना चाहिए। उबैदुल्ला नासिर साहब का रुख करेंगे। उबैदुल्ला नासिर साहब, जब एक मुस्लिम कंट्री बांग्लादेश अपने यहाँ जनसंख्या को नियंत्रण कर सकता है, तो देश में इसको लेकर के हंगामा क्यों? खासकर उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के हंगामा क्यों, और अल्पसंख्यक वर्ग में इसको लेकर के एक अनरेस्ट क्यों? मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था जी कि जनसंख्या कंट्रोल का अगर कानून ला रहे हैं तो उसकी हमको कोई मुखालफत नहीं है। तो ये सवाल तो हमसे भी नहीं, हमारे लिए ठीक है। जहां भी हो रहा है जनसंख्या कंट्रोल के लिए कानून लाए और उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो मैंने बात कही थी उसको भी आप समझ लीजिए
कि मैंने सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात नहीं की थी, मैंने कहा था इससे एससी ठीक एसटी बात, आपने ठीक ओबीसी भी मुतासिर होगी। और उसका फैक्ट यही है कि ना इतनी जागरूकता है अभी उस वर्ग में और ना ही उतनी एजुकेशन लेवल वो है जो अपर कास्ट में है, वो अर्बन में भी है और रूरल में भी है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो बात आपने कही, हमारे आशीष भाई साहब ने कही कि कट ऑफ डेट रखे इसकी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात ये है कि देखिए मठ चलाना और प्रदेश चलाना लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। योगी जी को चाहिए कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सब पे डिस्कशन कीजिए, अपनी कैबिनेट में अपने विधायकों के बीच भी डिस्कस कीजिए, फिर हाउस में बाकायदा इसको लाइए और ऑर्डिनेंस का रास्ता तो होगा ना पूरा। नहीं देखिए ये ऑर्डिनेंस लाएंगे, आप इनकी नेचर जानते हैं। आप जब आधे घंटे में, मेरी बात सुनिए आप पहले, जब आधे घंटे में ये 20-22 कानून पास करवा सकते हैं तो क्या डिस्कशन होता है और क्या इनके यहाँ डेमोक्रेसी, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं आप। एक समझ लीजिए, आप कह रहे हैं कि ये अध्यादेश ले आएंगे, अध्यादेश ले आएंगे तो अल्टीमेटली जाना तो सदन में ही पड़ेगा ना, बिना सदन के पास कराए तो होगा नहीं। इंप्लीमेंट तो ये कर देंगे, अरे 6 महीने के लिए तो इम्प्लीमेंट होना। हाँ तो फिर चुनाव तो करा लेंगे। अच्छा, बिना सदन के गए पास करा लेंगे। हाँ ऑर्डिनेंस के ला के चुनाव करा लेंगे। क्या बिना सदन में जाए अध्यादेश के जरिए चुनाव कराएंगे? नहीं, ये बिना सदन में गए अध्यादेश ला करके एक चुनाव करवा पाएंगे, बाद में तो इनको फिर बैकफुट पे, अगर ये सदन में नहीं जाते हैं उबैदुल्ला साहब, सदन में तो इनको जाना ही पड़ेगा। हाँ ये है कि तात्कालिक, लेकिन अपनी फजीहत कोई सरकार ऐसे नहीं करवाएगी, वो जरूर सदन से पास करवाएगी, क्योंकि एक बार अध्यादेश से करवा करके और बैकफुट पे जाना ये बहुत फजीहत की बात है सरकार के लिए। ऐसा करेगी नहीं सर, लेकिन जब चुनाव हो जाएगा तो क्या करेंगे जी? अध्यादेश के जरिए एक चुनाव तो करा लेंगे, दूसरा भले ना करा पाए, लेकिन एक चुनाव तो करा लेंगे। सवाल ये है कि कोई भी अध्यादेश 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकता है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर उनको वहां जाना पड़ेगा। और अगर चुनाव कराते हैं, बाद में लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट अगर इससे सहमत नहीं होती तो भी मुश्किल सरकार की है। ये चुनाव की इलीगलिटी और इलीगलिटी पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। ठीक, एक बार बताऊं मैं जी, 370 खत्म किया इन्होंने, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, डेट पे डेट पड़ी चली जा रही है। वहां सुप्रीम कोर्ट सरकार ने सारा काम कश्मीर में कर लिया और डेट पे डेट होती जा रही है। तो ये भी तो देखें आप भाई, सदन में बाकायदा पारित करा है भाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है वो। नहीं, वो वहां अलग है, लेकिन सदन में तो पारित करा है ना। सदन पारित करा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज है। अगर कल मान लिया आपने जो बात कही, सदन में पारित कराना पड़ेगा। क्यों आशीष जी, मैं गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर प्रदीप आप जो कह रहे हैं कि सदन में एक बार पारित हो गया, उसके बाद आप चैलेंज करते रहो, वो न्यायिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां संवैधानिक पीठ बैठी, वो क्या सोचती है, क्या सुनती है, कितनी सुनवाई, कितनी दलीलें होती है, वो अलग विषय है। लेकिन जब आपने कहा जो प्रदीप जी कि दोनों सदनों में एक बार पास हो गया, तो वो कानून का शक्ल अख्तियार कर लिया। वो फिर उसके बाद जब लीगल कानून है, लेकिन जो डैमेज हो चुका वो कवर होगा क्या? जो चुनाव हो जाएगा वो कवर होगा क्या? उसके मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रावायरस कर देता है उसको, तो क्या वो चुनाव प्रक्रिया जो है वो वापस हो जाएगी? देखिए, ये किसी कानून को लाते समय, कोई कानून आए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये कानून, आपने कहा कि इस कानून का आप स्वागत करोगे, तो पहली बात तो आपके मन में ऐसा संशय नहीं होना चाहिए कि ये कानून आएगा और आप कोर्ट जाओगे। मेरा मानना है, चाहे सलीस जी हैं, उबैदुल्लाह साहब हैं, आपको इस कानून का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। अगर 2 बच्चों का कानून आता है, स्वागत करना चाहिए। और अगर आप स्वागत नहीं करते हैं, नाराज होते हैं, तो भी सरकार को नाराजगी की परवाह किए बगैर ये कानून लाना चाहिए, लेकिन उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। और एक चीज बस प्रदीप जी, कि सब एक सलीस जी शुरू से एक बात कर रहे हैं, उस बात को मैं उसका समर्थन करना चाहूंगा कि सितंबर 2015 में हरियाणा का ही मसला था, और यही पंचायती राज व्यवस्था में कानून जब लाया गया, वहां भी शिक्षा की बाध्यता एक जो है योग्यता के लिए लगाई गई। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि क्या ये एमएलए एमपी, इनके लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है, ये केवल जो गांव के प्रधान है यही शिक्षित रहे। तो यहाँ पर मैं इत्तेफाक रखता हूं कि सारा पीएचडी और जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सब आप प्रधानी में देखोगे, जो संसद में जो बैठ करके और विधानसभा में जो बैठ के ये कानून बना रहे हैं पंचायती राज के लिए, उन पर पहले ये लागू होना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज के लिए कानून गढ़ने वाले अनपढ़ हों और वहां के गांव का प्रधान की आप शिक्षा देखोगे, तो ये जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, समय कम है हमारे पास में। बाबा गोरखनाथ जी या गोरखनाथ बाबा जी, माफ करिएगा, आपका फाइनल कमेंट। बात ध्यान
आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही गोरखनाथ बाबा जी, दोबारा जी। ठीक है, पूरी कर लीजिए बात। सबकी बात आने के बाद सबका ये मन है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम दो हमारे दो के साथ चुनाव की पहल होनी चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूं गुण दोष के आधार पर। ठीक है, समय कम है। उबैदुल्ला नासिर साहब, आपका फाइनल कमेंट। दो बातें सिर्फ जी। कानून बनाने में कॉन्सेंसस लाएं और कट ऑफ डेट रखें। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है। कंसेंसस बनाए और कट ऑफ डेट रखें, उसकी वकालत हम लोग शुरू से करें। शशांक जी, आपका फाइनल कमेंट क्या राय देना चाहेंगे सरकार को? जहां पर ये आरक्षण जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू है, वहां पर महिला लिंग अनुपात बहुत कमजोर है और कमजोर हो भी रहा है। बहुत अच्छी बात। इस मुद्दे पर, क्योंकि चाहे हरियाणा हो या राजस्थान या मध्य प्रदेश, महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। तो अगर ये कानून बनाए तो उस तरफ भी ध्यान जाए कि इस कानून की आड़ में कहीं हमारे कन्या भ्रूण हत्या की गिनती न बढ़े। ठीक है, सलील साहब आपका ठीक है, सलील साहब आपका फाइनल कमेंट। कोई काम हो रहा है तो स्वागत योग्य है, उसकी आलोचना उस सूरत में तो करनी चाहिए कि अगर कोई असंवैधानिक कार्य किया जा रहा सरकार की ओर से, लेकिन अगर कोई देश के हित में, प्रदेश के हित में कोई कानून लाया जा रहा है जिससे संख्या पे नियंत्रण करके और संसाधनों को जन जन तक पहुंचाया जाए तो ये उचित है। और मैं चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में समान शिक्षा की भी नीति प्रदेश सरकार लाए। दो प्रकार की शिक्षा देश में न चले। हमारे प्रदेश में दो तरह की शिक्षा वर्तमान में चल रही है, एक अमीरों की, एक गरीबों की। लिहाजा शिक्षा समान करें। आपने अच्छी बात कही। ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही। ठीक है, समय हमारे पास इतना ही था। आशीष जी, आपका फाइनल कमेंट। आखिर में अंत होते होते अंत भला तो सब भला। हमारे सारे मेहमानों की इस पे एक राय है कि कानून जनसंख्या नियंत्रण के लिए आना चाहिए। एक जो है शशांक जी ने बहुत मौजूद बात कही है कि इसके आड़ में ये लिंगानुपात गड़बड़ न होने पाए कि दो की मजबूरी में दोनों बेटे ही हों, बेटियां न रह जाएं। तो इस पे ध्यान जरूर इस पे रखा जाना चाहिए कि बेटियां, और अगर ऐसा बनने का वो है तो बेटियों की भी अगर अनिवार्यता हो, किसी तरीके से कोई ऐसा जो है कानूनी प्रावधान बन सकता है सोच विचार करके तो हो, क्योंकि ये लिंगानुपात न बिगड़ने पाए, नहीं तो फिर सृष्टि संसार बिगड़ जाएगा। ये ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कानून बनाते समय इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि महिलाएं ज्यादा शिक्षित नहीं है, गांव के लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है, दबे कुचले लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है कहीं, और जो अल्पसंख्यक हैं वो भी ज्यादा शिक्षित नहीं है। कहीं ऐसा ना हो इस कानून के तहत वो अपने अधिकारों से भी वंचित रह जाएं, क्योंकि संविधान में सभी को चुनाव लड़ने का, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है और वोट देने का भी अधिकार है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसको बनाते समय इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि एक कट ऑफ लाइन रखी जाए कि आज से ये जो नियम लागू हो रहा है इसके बाद जब आगे से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिलहाल लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि आप किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते। उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुन रही होगी और जो सारे लोगों ने बात कही है वो उसको संज्ञान में जरूर लेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।